इस चैप्टर में हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास वी कैन से क्लास 10। ये क्लास 10 की बायोकेमिस्ट्री है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है और इनके जो रोज़मर्रा में इनका जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है, जो बेसिक लाइफ है हमारी, जो रोज़मर्रा की लाइफ उन पर कैसे इनका इफेक्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट reading about the biochemistry of chapter number 13. The bodies of living organisms are made up of chemical elements. The most common elements in the living organisms are carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो बॉडीज होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? केमिकल एलिमेंट से बनी होती है। यानी जो भी जिंदा मखलूक़ात है दुनिया में, उनकी जो बॉडीज होती हैं वो केमिकल एलिमेंट से बनी होती है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स इसमें होते हैं। तो उनमें जो मुख्तलिफ़ केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उनमें से कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये मोस्टली कॉमन होते हैं। तो ये बाकी और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये मोस्ट कॉमन जो होते हैं, यानी जो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो ये कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। The chemical analysis of protoplasm shows that it is composed of two types of compounds, organic compounds and inorganic compounds. तो जो केमिकल एनालिसिस है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो वो ये बताता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें दो किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये दो किस्म के जो कंपाउंड्स हैं, ये अगर हम प्रोटोप्लाज्म का एनालिसिस करें, केमिकल एनालिसिस, तो उनमें ये जो दो कंपाउंड्स हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मौजूद होते हैं। और ये जो कंपाउंड्स हैं, ये यानी मुख्तलिफ मकदार में पाए जाते हैं। दिस कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन समवट डिफरेंट प्रोपोर्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यानी मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये मुख्तलिफ रेशो में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ तनासुब से पाए जाते हैं, यानी सेम नहीं होते। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक ये जो कंपाउंड्स है, ये इवन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये अगर हम सेम ऑर्गेनिज्म में भी देखें ना, तो उनमें भी मुख्तलिफ किस्म के सेल्स में ये पाए जाते हैं। यानी सेम ऑर्गेनिज्म को अगर हम ले लें तो उनके जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं उनमें भी ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं। Organic compounds consist of carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids and vitamins. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या चीज़ें होती है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। और दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो इनको हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब हम बायोकेमिस्ट्री को देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है? तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म। यानी बायोकेमिस्ट्री में हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और यानी बायोकेमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्तसर ये कि बायोकेमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा मखलूक़ात है, उनके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री
इसको कहते हैं कि दिस इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So by using chemical knowledge and techniques, biochemists understand and solve biological problems. Biochemistry focuses on processes happening at the molecular level. The study of this unit will enable you to recognize and know the structure, sources, and importance of these biological molecules. तो बायो केमिस्ट्री जो है ये फोकस करती है वो प्रोसेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल लेवल पे हो रहे होते हैं. और इस यूनिट को, इस चैप्टर में अगर हम इस चैप्टर को अगर हम पढ़ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, सोर्सेज है और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में हमें मालूम हो जाएगा. उसके बाद है large biological molecules perform a wide range of jobs in organism. Some carbohydrates store fuel for future energy needs. Some lipids are key structural components of the cell membrane, whereas proteins provide structure support and catalyze some metabolism reactions, and nucleic acids store and transfer hereditary information to next generation. तो जो लार्ज बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ऑर्गेनिजम्स के में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मुख्तलिफ़ किस्म के वसी पैमाने पे काम होते हैं. और वो काम कौन कौन से हैं? तो उसमें ये कि जो मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की सूरत में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका क्या काम होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का जो काम है वो क्या करते हैं? स्टोर फ्यूल एनर्जी फॉर फ्यूचर एनर्जी नीड्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये फ्यूल को जो है स्टोर करता है ताकि मुस्तकबिल में उनको एज ए एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके. तो इसी तरह जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स वो क्या करते हैं? वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स सेल मेम्ब्रेन के जो है कि जो लिपिड्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं. और इसी तरह प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड कैटालाइज मेटाबॉलिज्म रिएक्शन. प्रोटीन जो है यानी ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर सपोर्ट को मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है. और इसके अलावा जो प्रोटीन्स है वो बाज़ औक़ात कैटालाइज यानी स्पीड अप करता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को. एंड न्यूक्लिक एसिड जो है स्टोर्ड एंड ट्रांसफर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन. जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या करते हैं? वो स्टोर करते हैं और हेरिडिटरी और ट्रांसफ़र करते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस को अगले जनरेशन में. यानी ये किसका काम है? न्यूक्लिक एसिड का काम है जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस को यानी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करना. ये क्या किसका काम होता है? न्यूक्लिक एसिड का काम होता है. तो ये हमने देखा होगा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जो पेरेंट्स की जो खूबियाँ होती है वो अपने उनके बच्चों में भी नज़र आ रही होती है. तो ये बेसिकली किस चीज़ की वजह से होता है? तो न्यूक्लिक एसिड की वजह से होता है, जो इन इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और ट्रांसफ़र भी करता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स और जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं यानी उनके बच्चे जो होते हैं उनकी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है यानी जो एक जैसे बाज़ औक़ात उनकी आदतें होती है, उनकी जो ख़ुसूसियात होती है वो एक जैसी होती है. तो ये क्या न्यूक्लिक एसिड की वजह से ये सारा कुछ होता है. उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर important class of natural organic compounds. It consists of glucose, yani grape sugar, fructose, honey, sucrose, cane sugar, starch, potato, and cellulose wood. जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है. यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नेचुरली पाए जाते हैं.
कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ग्लूकोज, यानी जिस तरह ग्रेप शुगर, और फ्रक्टोज होता है, जिस तरह शहद हमारे पास है तो उसमें फ्रक्टोज होता है। इसी तरह सक्रोज यानी केन शुगर, गन्ने का जो जूस होता है उसमें सक्रोज होता है। तो ये क्या है, और इसके अलावा स्टार्च, पोटैटो यानी आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। और इसी तरह जो सेलुलोज है, जो ओट में होता है, ओट में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो ये सारे क्या है, यानी ग्लूकोज जो ग्रेप्स में पाया जाता है, फ्रक्टोज जो हनी में पाया जाता है, सक्रोज जो केन शुगर में पाया जाता है, स्टार जो पोटैटो में पाया जाता है, और इसके अलावा सेलुलोज जो ओट में पाया जाता है, ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो और ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और वो भी नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कुदरती तौर पर ये बनते हैं। और इंसान इसको नहीं बनाता, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो लकड़ी भी बहुत बनती है नेचुरली, ग्रेप्स अंगूर भी, शहद भी, और गन्ना, ये सारे चीज़ें जो है ना, ये कुदरती तौर पर बनती है, इसको इंसान नहीं बना सकता। तो ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, यानी एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो अब ये जो है यहाँ पर दिया गया है, इस तरह ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की एक जो दी हुई है तस्वीर, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स है। Carbohydrates are organic compounds usually composed of carbon, hydrogen, and oxygen in the ratio 1 to 1 respectively. Sometimes also contain nitrogen, sulfur, etc. They have general formula of CnH2O, N. Here N will take value of either 3 or greater than 3. According to the modern definition, carbohydrates are macromolecules of polyhydroxy aldehydes or ketones. These substances have hydroxy and aldehyde और कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें यानी जो मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, CHO ग्रुप है, या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसको अगर देखा जाए तो ये इसमें मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और रेशो कौन सा होता है, 1:2:1, यानी इन रेशो के ज़रिए से ये पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के अलावा इसमें बाज़-औक़ात तो नाइट्रोजन भी होता है, और सल्फ़र भी होता है। तो इसमें जो इसका जो जनरल फार्मूला है ये CnH2O. तो इसके अलावा मॉडर्न डेफिनेशन है, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मैक्रोमोलेक्यूल्स है ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी OHO और CHO ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है, और साथ साथ कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी इसमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली रिफर टू एज ए सैकराइड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि सैकराइड एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है, और ये सैकरम से निकला है, जिसका मतलब है शुगर यानी चीनी। तो बिकॉज ऑफ sweet taste of the simpler members of the class commonly known as a sugars। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हम यानी क्या कहेंगे, इसको हम सैकराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सैकराइड जो लफ्ज़ है ये सैकरम से निकला है, और इसका मतलब है शुगर यानी चीनी। और चूँकि इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है,
तो लिहाजा कॉमनली उसको हम कहेंगे शुगर। तो ये शुगर होता है। जैसे ये यहाँ पर हमें ये चीज़ें इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सारी। तो यानी ये इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। राइस, चावल जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वीट, गंदम जो है इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और इसी तरह ये यानी कि चावल जो है, चावलों में क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यानी कि ये चावल, राइस, ये क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। गंदम में भी होता है और बिस्किट में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसके अलावा आलू जो है, पोटैटो, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। अंगूरों में भी, ग्रेप्स में भी होता है और आर्ट्स में भी ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है। Classification of carbohydrates. Carbohydrates are divided into three main classes. This division of carbohydrates is based on the number of simple sugars units present per molecule. तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कितने कैटेगरीज में तकसीम करेंगे, इसको हम थ्री मेन क्लासेस में तकसीम करते हैं। तो इसकी जो तकसीम है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स। मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने शुगर यूनिट्स है, तो उस पे डिपेंड करता है जो डिवीजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अब पहला जो इसकी टाइप है वो है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स क्या चीज़ है, तो मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर, वन शुगर यूनिट पर मॉलिक्यूल। यानी मोनोसेकेराइड्स में ये सिंपलेस्ट शुगर है और इसमें जो है सिर्फ एक शुगर यूनिट होता है मॉलिक्यूल में। यानी एक मॉलिक्यूल में यानी एक मॉलिक्यूल जो है उसमें वन शुगर यूनिट होता है। कितना होता है, वन शुगर यूनिट, जिसकी वजह से इसको कहते हैं मोनोसेकेराइड्स, क्योंकि मोनो का मतलब है एक। तो मोनोसेकेराइड्स का मतलब ये किसमें एक शुगर यूनिट होता है। एंड द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, they cannot be further hydrolyzed to simple components। क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक ही शुगर यूनिट होता है तो इसको हम मजीद कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका जो जनरल फार्मूला है इसकी है CnH2O होल N। तो N का मतलब 3, 4, 5 etc. and so on. A monosaccharide consists of 3 to 9 carbon atoms। मोनोसेकेराइड्स जो है इसमें 3 से लेकर 9 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या है, मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर, वन शुगर यूनिट पर मॉलिक्यूल। तो मोनोसेकेराइड्स क्या है, उसमें ये सिंपलेस्ट शुगर है और इसमें एक शुगर यूनिट होता है मॉलिक्यूल में। एंड द मोस्ट बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये मोनोसेकेराइड्स क्या है, मोस्ट बेसिक यूनिट्स ऑफ हाइड्रेट। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू सिंपल कंपोनेंट्स। क्योंकि इसमें एक यूनिट होता है तो इसको मजीद कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2O होल N, जिसमें N 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मोनोसेकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स। तो मोनोसेकेराइड्स जो है ये 3 से 9 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होता है। तो मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर classified according to the number of carbon atom present in the molecule, such as triose, tetrose, pentose और hexose। तो मोनोसेकेराइड्स जो है ये क्या है, ये सिंपलेस्ट शुगर यूनिट है, यानी एक में एक शुगर यूनिट पर मॉलिक्यूल होता है और ये मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसमें इसको हम मज़ीद जो है फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते सिंपल कंपोनेंट्स में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक ही यूनिट हो, वन शुगर यूनिट ऑलरेडी इसमें मौजूद है, तो इसको फर्दर सिंगल कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और इसका जनरल फार्मूला है वो CnH2O होल N है, यहाँ पर N 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मोनोसेकेराइड्स जो है
ये कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स। मोनोसेकेराइड जो है 3 से लेकर 9 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसके अलावा मोनोसेकेराइड्स को हम फर्दर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे हम क्लासिफाइड करेंगे जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होता है। जैसे कि ट्राइओज है, यानी 3 कार्बन एटम है इसमें, C3H6O3, और टेट्रोस C4HO8O4, पेंटोसिस यानी 5 कार्बन C5H10O5, और हेक्सोसिस जो है C6H12O6। वो कार्बन की बेस पे हम जो है ना यानी जो मोनोसेकेराइड्स को हम मजीद तकसीम करते हैं। जितनी कार्बन ज़्यादा होगी उसमें उसके हिसाब से उसकी मतलब मोनोसेकेराइड्स, इस तरह डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स है, ट्राइओसिस, ठीक है, और टेट्रोसिस और पेंटोसिस, इस तरह के हमारे पास इसको फर्दर हम तकसीम करते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ये वाला जो हेक्सोसिस है ये क्या है, ग्लूकोज है। अब इसमें अगर देखा जाए तो 6 कार्बन एटम्स है, तो ये 6 कार्बन एटम्स है, ये यानी ये 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स हो गए। अब 12 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 हो जाएगा। तो ये 12 हाइड्रोजन हो गए। अब इसके अलावा 6 ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन ये 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह जो फ्रक्टोज है उसमें भी अगर देखा जाए तो ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी ये भी C6H12 फ्रक्टोज है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी क्या है, C6H12 और 6, यानी C6H12O तो ये हमारे पास सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला है। तो इसका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये क्या है, मोनोसेकेराइड्स है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज में कर देखे तो ये क्या है, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यानी C इसमें जो है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और जबकि फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। जैसा ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। The two most important monosaccharides are glucose and fructose. Glucose and fructose are hexoses and have some molecular formula C6H12O6। तो ग्लूकोज और सुक्रोज जो है यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जिसको हम C6H12O6 लिखेंगे। तो ये जो मोनोसेकेराइड्स है यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो इसमें in this monosaccharides glucose is a pentahydroxyaldehyde having a aldehyde functional group। यानी ग्लूकोज में क्या होता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। और द ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूला आर गिवन इन फिगर 13.3। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी तरह monosaccharides molecules can rotate the plane polarized light to right clockwise. They are called dextro rotatory or dextrose sugars, while others rotate the plane polarized light to left anticlockwise are called leo rotatory. Monosaccharides are reducing in nature, commonly known as reducing sugars,
Glucose can dissolve a small amount of water to make syrup 1 gram per ml of water. तो ये यहाँ पर बताया गया है कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं, जो पढ़ चुके हैं, ये जो प्लेन लाइट होती है उनको रोटेट करता है क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो शुगर, ये जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को रोटेट करता है। और इसी तरह जो बाकी है वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से उनको लीव रोटेटरी कहते हैं। यानी तो मोनोसेक्राइड्स ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, तो जिसको हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। ग्लूकोज किस डिजॉल्व इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक सिरप। ग्लूकोज को हम पानी में हल कर सकते हैं और फिर ये सिरप बनाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स, सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर। तो मोनोसेक्राइड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, most monosaccharides have a sweet taste. Fructose is sweetest, 73% sweet than sucrose. तो ये बता रहे कि यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स है तो वो कौन कौन सी है। इसका स्वीट टेस्ट होता है, यानी जायका मीठा होता है, जैसे फ्रक्टोज है ये इसका मीठा तरीन है, और इसमें 73% स्वीटर देन सुक्रोज। तो ये जो फ्रक्टोज है ये क्या होता है, ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज के मुकाबले में। तो इसी तरह दे आर, यानी जो मोनोसेक्राइड्स है दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे देखें तो ये कलरलेस है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। इसके अलावा दे आर कॉमनली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में आसानी से हल हो जाते हैं डिस्पाइट देयर हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होती है। The presence of large number of OH groups make the monosaccharides much more water soluble than most molecules of similar molecular mass. तो चूँकि मोनोसेक्राइड्स में लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप्स होते हैं, तो जिसकी वजह से जो मोनोसेक्राइड है वो मोर वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है हाई होता है, मॉलिक्यूलर जो मास वेट होता है उसका काफ़ी ज़्यादा होता है मोनोसेक्राइड्स का। तो उसमें OH ग्रुप्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये इसलिए पानी में ज़्यादा हल हो जाते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं। Now we will discuss about the oligosaccharides. Carbohydrates which on hydrolysis reactions with the water gives 2 to 9 molecules of monosaccharides are simple sugars are called oligosaccharides. यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस पे, यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि रिएक्शंस विद वाटर। तो अगर हम जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको हम पानी के साथ मिलाएंगे तो पानी के साथ उनका जो रिएक्शन होगा उसके नतीजे में ये क्या देगा, 2 से 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स देगा। और सिंपल शुगर्स आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को पानी के साथ मिला दें, यानी ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस, तो उसके नतीजे में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 2 से 9 तक जो है ना ये मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स देगा। तो यानी 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स देगा, या सिंपल शुगर देगा जिसको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। Depending upon the number of monosaccharides molecules they produce on hydrolysis, they are further classified as a disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, prefer to di, tri, tetra.
which show the number of monosaccharides units that they produce on hydrolysis. Oligosaccharides are white crystalline solids easily soluble in water. ओलिगोसैकेराइड जो है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ये पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये इनका जायका मीठा होता है। दे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स इज डाइसैकेराइड्स, यानी जो सबसे अहम जो मेंबर है ओलिगोसैकेराइड्स का वो क्या है, डाइसैकेराइड है। तो ये इसका मेंबर है। तो मिसाल के तौर पर सक्रोज जो है, अगर हम उसको पानी में मिला लें तो सक्रोज का फार्मूला है C12H2211। तो इट प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स, यानी 2 मॉलिक्यूल्स क्रिएट करेगा, इन विच 1 मॉलिक्यूल इज ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 एंड 1 इज ऑफ फ्रक्टोज C6H12O6. Lactose produces glucose and galactose. तो ये बता रहे कि अगर हम सक्रोज को पानी के साथ मिला दें तो ये इसके नतीजे में अनहाइड्रोलाइसिस पानी के साथ मिला लें तो सक्रोज क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। एक जो होगा उसको हम कहेंगे ग्लूकोज C6H12O6, दूसरा बनेगा फ्रक्टोज, वो भी C6H12O6 से। इस तरह लेक्टोज को अगर हम पानी के साथ मिला लें, उसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो वो भी 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, उसमें से एक होगा ग्लूकोज और दूसरा होगा गैलेक्टोज। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम सुक्रोज को पानी के साथ मिला लें, यानी हाइड्रोलाइसिस करें इसका, तो ये क्या देगा, ग्लूकोज देगा और साथ फ्रक्टोज देगा। तो इसी तरह अगर हम लेक्टोज को पानी के साथ मिला लें तो क्या देगा, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देगा। माल्टोज को अगर हम पानी के साथ मिला लें तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो अब ये सिद्धांत करता है कि अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करें, लेक्टोज की करें, माल्टोज की करें, तो तीनों सूरतों में ग्लूकोज लाजमी बनता है। ग्लूकोज लाजमी बनता है, यानी अगर हम पानी के साथ मिला लें, लेकिन साथ साथ ये फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज भी ज़रूर बनता है। तो ये इसकी हाइड्रोलाइसिस है ऑफ डाइसैकेराइड्स। अब ये जो है ना, ये क्या है, ये डाइसैकेराइड्स है, यानी जो सक्रोज है। तो ये मज़ीद इसको हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मोनोसेक्राइड्स में। ये मोनोसेक्राइड्स जिस तरह ये सारे जो है ना, ये क्या है, ये मोनोसेक्राइड्स है, ये भी मोनोसेक्राइड्स है। तो हमने इसको लेक्टोज को किया मोनोसेक्राइड्स में, 2 मोनोसेक्राइड्स में, और इसी तरह ये माल्टोज ये भी डाइसेक्राइड है और उसको हमने 2 मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर लिया। तो आगे है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। Glucosidic linkage or glycosidic bond is the link between the rings in a oligosaccharides or polysaccharide। यानी ग्लिकोसाइडिक लिंकेज होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक बाड होता है, यानी ग्लूकोसाइडिक बाड होता है। किसके दरम्यान में होता है, जो रिंग्स होते हैं, 2 रिंग्स हम यानी रिंग्स जो होते हैं, तो उसमें एक ओलिगोसैकेराइड्स का होता है और दूसरा पॉलीसैकेराइड्स का रिंग होता है उस, यानी तो ये रिंग को हम कहते हैं ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। जिस तरह हमारे पास ये फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज है। तो इसमें यानी इसके जो रिंग स्ट्रक्चर है C6H12O6। तो अब इसमें जो ग्लूकोसाइडिक लिंकेज है वो अगर हम देखें तो ये इसमें ना यहाँ पर ये फिर आगे कन्वर्ट हुआ है उसमें ग्लूकोसाइडिक लिंकेज में कन्वर्ट हुआ है। तो उसके नतीजे में ये जो है ना, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अगर हम इस पर गौर करें तो यहाँ पर ये जो लिंकेज है ये बना हुआ है। तो ये मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये एक लिंक बन गया दोनों रिंग के दरमियान में, यानी ये दोनों जो रिंग है ये वाले, इसके दरमियान में ये दोनों रिंग है, उसके दरमियान में ये क्या बन गया, एक लिंकेज बन गया, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन है सिर्फ यहाँ पे,
तो इसका मतलब ये कि ये जो ओ एच है और ये एच है, ये आगे इसको निकाल के ये फिर इससे बना हुआ है H2 बन गया। तो ये जो है ना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो है ये वाला, ये इसके साथ इन्होंने बॉन्ड बना दिया। तो ये इसी तरह ये यानी ये लिंकेज इस तरह बन गया। तो ये जो मतलब ये OH और H ये वाटर बन गया, तो बाकी ये O के साथ ये लिंकेज बन गया, जैसे ये बना हुआ है। तो इसको कहते हैं ग्लूकोसिडी का लिंकेज। यानी ये क्या है, ग्लूकोसिडी का लिंकेज। तो ये सक्रोज के दरमियान में और फ्रक्टोज के दरमियान में ये एक लिंकेज बन गया। तो इसी तरह हम पढ़ेंगे ये जो है पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो पॉलीसेकेराइड्स को अगर हम देखें, पॉलीसेकेराइड्स आर बायो पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स carbohydrates which consist of long chains of monosaccharides units or simple sugars bound together by glucosidic linkage are called polysaccharides. तो they are also known as macromolecules. अब इसमें क्या देखा जाए, जो पॉलीसेकेराइड्स है वो क्या है, वो बायो पॉलीमर्स है। और मोनोसेकेराइड्स यानी पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं मोनोसेकेराइड से, बायोपॉलीमर से। तो अब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें जो है ना लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स होते हैं। तो और सिंपल शुगर्स बॉन्ड होता है टुगेदर बाय ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो दीज आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। यानी ये जो लिंकेज है, ये ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, इन्होंने दो जो है सक्रोज और फ्रक्टोज को आपस में मिलाकर ये क्या बना दिया, इसको यानी डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड बना। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इसके जरिए कहते हैं सिंपल शुगर्स बॉन्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। यानी ये अगर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए से जो मोनोसेकेराइड्स है वो आपस में जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। और इसी तरह इसको हम मैक्रोमोलेक्यूल्स भी कहते हैं कि ये मैक्रोमोलेक्यूल्स है। और इसी तरह स्टार्च, glycogen or cellulose are polysaccharides. They are amorphous solids. They are tasteless and insoluble in water and called non-sugars. तो यानी जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। और ये अमॉर्फस सॉलिड्स है और ये टेस्टलेस होते हैं और इनसॉल्युबल पानी में हल नहीं होते, और इसको हम नॉन शुगर्स कहते हैं। तो ये हो गए पॉलीसेकेराइड्स। Studies have shown that honey has some quick absorption and long-lasting energy, burst effect that many sports drinks do. This is because honey is high in fructose, a simple fruit sugar that has been found to be the best sugar for athletes. Unpasteurized honey also contain hydrogen peroxides and enzymes which aid in digestion. तो यहाँ पर ये हनी के बारे में बताया जा रहा है कि हनी में क्या क्या होता है। तो हनी जो है ये has the same quick absorptions and long lasting energy. हनी में जो होता है लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी से फिल होती है, भरपूर होता है हनी जो होता है, और इसको एब्जॉर्ब भी करता है। और इसी तरह स्पोर्ट्स के जो मेन स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो उसमें यानी कि इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये दिस इज बिकॉज हनी में ज़्यादा फ्रक्टोज होता है। तो ये सिंपल फ्रूट शुगर जो है दैट हैज़ बीन फाउंड टू बी द बेस्ट शुगर फॉर एथलीट्स। यानी जो फ्रक्टोज है वो जो एथलीट्स है वो यूज़ करते हनी के तौर पर, यानी हनी को वो इस्तेमाल करते हैं फ्रक्टोज हासिल करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल फ्रूट शुगर है जो फ्रक्टोज है, और ये बेस्ट शुगर है फॉर एथलीट्स।
इसके अलावा अनपास्चराइज्ड जो हनी होता है वो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एंजाइम्स जो हनी में होते हैं, जो शहद में होते हैं, ये डाइजेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, यानी डाइजेशन में मदद करते हैं। यानी अगर हम इस हनी को कहेंगे, शहद को कहेंगे, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा और हमारा हाजमा अच्छी तरह होगा। तो इसलिए फिर ये जो एथलीट्स है ये भी हनी को इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे फ्रक्टोज को गेन किया जाए, जो कि उनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह पॉलीसेकेराइड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि दे हैव हाई मोलिकुलर मास एंड कंसिस्ट ऑफ 100 और मोर मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स joined together through glycosidic linkage. Hydrolysis of polysaccharides give many molecules of monosaccharides. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है पॉलीसेकेराइड्स उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हाई होता है और तकरीबन 100 या ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स पर मुश्तमिल होता है, और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए से जुड़े होते हैं आपस में। तो इसके अलावा जो हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स जो है वो उससे जो है ना आगे बनते हैं मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। यानी अगर हम पॉलीसेकेराइड्स को पानी में मिला ले तो नतीजे के तौर पर हमारे पास काफ़ी सारे मोनोसेकेराइड्स बन जाते हैं। तो ये जो है जिस तरह स्टार्च है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स अगर हम ले लें तो ये अगर हम पानी के साथ इसको मिला लें तो ये क्या बनेगा, मोनोसेकेराइड्स बनाएगा, जिस तरह ग्लूकोज है। तो इस तरह यहाँ पर एक लेआउट दिया है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कितने किस्म के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अब मोनोसेकेराइड जो है वो क्या है, उनकी मजीद किस्में हैं आगे, यानी मोनोसेकेराइड जो है उनकी किस्में जो है इसमें ट्राइओज है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, टेट्रोज है जिसमें 4 कार्बन होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह पेंटोसिस जिसमें 5 कार्बन होते हैं, हेक्सोसिस जिसमें 6 कार्बन होते हैं और हेप्टोसिस जिसमें 7 कार्बन होते हैं। तो अब पेंटोसिस की मिसाल दिए गए जैसे राइबोज है, और जो हेक्सोसिस है जिसमें 6 कार्बन होते हैं उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फार्मूला है वो C6H12O6 है, तो उससे जाहिर होता है कि उसमें 6 कार्बन मौजूद है। इसी तरह जो ओलिगोसेकेराइड्स है, ओलिगोसेकेराइड्स को अगर हम देखें तो उसको हम मज़ीद फिर डाइसेकेराइड्स और ट्राइसेकेराइड्स में तकसीम करते हैं। तो डाइसेकेराइड्स क्या है, सक्रोज और माल्टोज है। और इसी तरह जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स को अगर हम देखें तो उसको भी हम आगे मज़ीद स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स और स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स में सेलुलोज है और जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है उसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन है। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स को तकसीम करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे पास इनकी कितनी किस्में हो गई, मोनोसेकेराइड्स हो गया, ओलिगोसेकेराइड्स हो गया मेन जो किस्में, और पॉलीसेकेराइड्स हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स की 3 मेन ब्रांचेज है, उसमें क्या है, मोनोसेकेराइड्स यानी ये 1 मोनोसेकेराइड्स, और ये 2 जो है क्या है ओलिगोसेकेराइड्स, और ये पॉलीसेकेराइड्स नंबर 3 मेन ब्रांचेज है उसकी। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो 3 किस्में हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। तो उसके बाद फिर जो मोनोसेकेराइड्स है उनकी भी ये किस्में हैं, मतलब ये जो दिया हुआ है ट्राइओज है, टेट्रोज है। ट्राइओज से मिला जहाँ पे 3 कार्बन हो जिसको हम ट्राई बोलते हैं अक्सर, और टेट्रा 4 कार्बन वाले हैं, जो पेंटोज है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, और हेक्सोज है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, और हेप्टोसिस का मतलब है कि जिसमें 7 कार्बन होते हैं उसको हम हेप्टोसिस कहते हैं। तो ये तो हो गया उसका मोनोसेकेराइड्स का। अब आगे जो ओलिगोसेकेराइड्स है, जो दूसरा मेन ब्रांच है उसका कार्बोहाइड्रेट का,
वो क्या है, डाइसेकेराइड्स है, यानी ओलिगोसेकेराइड्स का जो टाइप्स है डाइसेकेराइड्स और ट्राइसेकेराइड्स, ये उसकी मजीद दो टाइप्स है। तो डाइसेकेराइड्स में हमारे पास ये जो है माल्टोज है और सुक्रोज है, ये डाइसेकेराइड्स है। और इसी तरह जो पॉलीसेकेराइड्स है उसकी भी फिर आगे स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड्स हो, यानी स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड्स। और आगे जो है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में स्टार्च है और ग्लाइकोजन है, और जो स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड उसमें सेलुलोज है। तो ये उसकी है ब्रांचेस कार्बोहाइड्रेट्स की। यहाँ पर अगर देखा जाए द यूज ऑफ डेक्सट्रोस इन ड्रिप्स, तो ड्रिप्स में जो डेक्सट्रोस का इस्तेमाल है वो कैसे होता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेक्सट्रोस ड्रिप्स आर एडमिनिस्ट्रेड टू द डिहाइड्रेटेड एंड वीक पेशेंट्स इन क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। जो जो मरीज़ ना जिनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी वो मरीज़ जिनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी उस पानी की कमी उसमें वाक़ हो जाती है जिन मरीज़ों में, तो फिर वो क्या होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। वीक, ये जो वीक पेशेंट्स होते हैं तो उसको फिर क्या करते हैं, उसमें फिर उसको डेक्सट्रोस के ड्रिप्स लगाए जाते हैं। डेक्सट्रोस के जो ड्रिप्स है उनको लगाए जाते हैं क्लिनिक्स में या अस्पताल में उनको लगाए जाते हैं। तो अब इसका क्या मकसद उसका है, तो क्योंकि इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ डेक्टोज टेक्स प्लेस इन द ब्लड एंड आर कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये बता रहे कि जब हम डेक्सट्रोस की जो ड्रिप है उनको मरीज को लगाते हैं तो इस अमल में क्या होता है, जो डेक्सट्रोज है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है डेक्सट्रोज की। और नतीजे के तौर पर जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है यानी ब्लड के अंदर, यानी जब डेक्सट्रोज का ड्रिप लगता है तो उस मरीज के खून में शामिल हो जाता है, और जब मरीज के खून में शामिल होता है तो वहाँ पर डेक्सट्रोज की ऑक्सीडेशन होती है। और फिर जब डेक्सट्रोज की ऑक्सीडेशन होती है तो वो डेक्सट्रोज फिर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ साथ एनर्जी भी बनती है। यानी ब्लड के अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और यानी एनर्जी भी बनती है। तो ये कहते हैं कि दैट्स वाई, इस वजह से इट इज नॉट ओनली दी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बट आल्सो कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। तो ये जो है मतलब इसलिए बता रहे कि ये जो डेक्सट्रोज है ये क्या है, न सिर्फ ये कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ यानी फौरन एनर्जी प्रोवाइड करने का न सिर्फ जरिया है, बल्कि उसको जो लॉस ऑफ वाटर यानी ड्यूरिंग हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाती है मरीजों में, तो उनको भी पूरा करने का ये एक बेहतरीन तरीक़ेकार है। हम उसको जब डेक्सट्रोज की ड्रिप्स लगाते तो मरीज जो है रिकवर हो जाता है, उसमें पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद है सोर्सेस ऑफ एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हासिल किए जाते हैं, सोर्सेस क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। यानी उसमें यानी वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इट रेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यूनिट्स ऑफ, इट रेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यूनिट्स ऑफ, यानी ये जो है ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स यूनिट्स होते हैं इसमें, और दे हैव वेरिड सोर्सेस। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या है, यानी मेन सोर्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। जो यानी वो कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और इसके अलावा जो सोर्सेज ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर सिंपल शुगर और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, दे आर आल्सो फाउंड इन हनी। तो सोर्सेज ऑफ मोनोसेकेराइड्स और सिंपल शुगर जो है वो क्या है, वो फ्रूट्स है। तो अगर हम देखें तो सोर्सेज ऑफ मोनोसेकेराइड जो है वो क्या है, सिंपल शुगर या ये फ्रूट्स में जो है ना मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। इस तरह वेजिटेबल भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं, और सीरियल्स जो है इसमें भी होते हैं, और दे आर फाउंड इन आल्सो इन हनी। तो शहद में भी क्या पाया जाता है, मोनोसेकेराइड्स
मौजूद होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स उसमें फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और हनी में ये मोनोसेकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो इसी तरह जो बाकी जो सोर्सेज है डाइसेकेराइड्स का क्या है, डाइसेकेराइड्स है ओलिगोसेकेराइड्स। एग्जांपल्स आर सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो डाइसेकेराइड्स क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स है, और उसकी जो एग्जांपल है वो सक्रोज है, लैक्टोज और माल्टोज है। तो ये क्या है, डाइसेकेराइड्स है। द सोर्स ऑफ सक्रोज आर शुगर केन। तो जो शुगर बी एंड फ्रूट, पाइनएप्पल, मैंगो एटसेट्रा। The sources of lactose are milk and dairy products, and the sources of maltose are cereals, etc. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो डाइसेकेराइड्स है ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, और इसकी यानी वो कौन से होते हैं, सक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। तो ये क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स है। तो इसकी जो सोर्स है वो क्या है, शुगर केन यानी गन्ना जो है, और इसके अलावा शुगर बीट एंड फ्रूट्स यानी कि पाइनएप्पल और मैंगो, ये क्या है, इसमें होते हैं डाइसेकेराइड्स। तो ये क्या है, डाइसेकेराइड होते हैं, और डाइसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स है। दी सोर्सेस ऑफ लैक्टोज की सोर्सेज वो क्या है, मिल्क में पाया जाता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स उसमें पाया जाता है, और सोर्सेज ऑफ माल्टोज है वो क्या है, सीरियल्स में पाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, डाइसेकेराइड्स है। अब हम आते हैं पॉलीसेकेराइड्स की तरफ। तो पॉलीसेकेराइड्स आर सेलुलोज एंड स्टार्च। पॉलीसेकेराइड्स क्या है, ये सेलुलोज एंड स्टार्च है, यानी सेलुलोज और जो स्टार्च है इसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स जो पाए जाते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड्स है। सेलुलोज इज obtained from plants, for example cotton in pure cellulose, cotton is pure cellulose। तो सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है, और ये जो पॉलीसेकेराइड्स है इसको हम प्लांट्स से हासिल करते हैं। किस चीज़ से हासिल करते हैं, प्लांट से। मिसाल के तौर पर जो कपास है वो प्योर सेलुलोज है, और इसके अलावा स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स। तो स्टार्च भी सीरियल क्रॉप्स में पाया जाता है। मिसाल के तौर पर पोटैटोस, व्हीट, बार्ले, मेस, राइस एक्सेट्रा। यानी आलू जो है, गंदम है, बाजरा है, जौ है और चावल है, ये क्या है ये इसमें भी स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च क्या है, ये पॉलीसेकेराइड्स है, यानी ये क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। तो स्टार्च कहाँ पाया जाता है, स्टार्च पोटैटो में, यानी व्हीट में, बार्ले और मेस या राइस, इनमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो इसी तरह सेलुलोज जो है हमने पहले पढ़ा कि ये कुछ पौधे जो होते हैं काटन के जो है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो ये क्या है, सेलुलोज और स्टार्च क्या है, ये पॉलीसेकेराइड्स है। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि कुछ तस्वीरें दी गई है। यहाँ पर ये स्टार्ची वेजिटेबल्स, यानी ये वेजिटेबल्स है जिसमें स्टार्च होता है, ये सारे दिया गया है इसमें। तो इसमें इनमें स्टार्च होता है। इसी तरह जो होल ग्रेन्स, यानी ये इसमें भी स्टार्च होता है, और लेग्यूम्स ये भी इसमें यानी कि दिया गया है। तो ये सारे जो है क्या है, सोर्सेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्चेस। तो इन सब में स्टार्च होता है, और जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, यानी स्टार्च है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। और ये सारे जो यानी कि पल है उसमें पाया जाता है, चीज़ें जो दिखाई गई है, तो इनमें क्या होता है, स्टार्च होता है। अब यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हम अभी तक पढ़ रहे थे, उसके इस्तेमाल क्या है। द फॉलोइंग आर वेरियस यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये इनके इस्तेमाल है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड बाय आवर बॉडी एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे जो है जिस्म को उनकी ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि इसमें एनर्जी मौजूद होती है। तो वो एनर्जी जो है ना फिर बॉडी यूज़ करती है, जिसकी वजह से इंसान फिर मुख्तलिफ काम करता है और ज़िंदा रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का होना जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म उससे एनर्जी हासिल करता है। इसी तरह शुगर इज, जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर इज़ यूज्ड एज ए कॉमन स्वीटनर फॉर फूड।
शुगर जो है ये हम चीज़ों को यानी जैसे कि चीनी है तो ये कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको हम ना चीज़ों को मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चाय है, यानी कि कोई खीर है, कोई इस तरह का जो है वो बाकी चीज़ें जो हमारे पास होती है यानी हम उसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको मीठा बनाया जा सके। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स है सोर्स ऑफ फूड, इसमें ये सोर्स ऑफ फूड होता है, इसमें काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट्स एज ए स्ट्रक्चर मटेरियल फॉर प्लांट्स, तो ये कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर मटेरियल फॉर प्लांट्स के तौर पर भी काम करते हैं। सेलुलोज हेल्प्स ऑन इन लॉवरिंग कोलेस्ट्रॉल एंड रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। तो जो सेलुलोज है वो क्या करते हैं, उसका बड़ा अहम काम होता है सेलुलोज का, वो हेल्प्स इन कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको कम करता है और इसी तरह ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। इस तरह ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल्स मसल्स एंड लीवर सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज जो है ये एनिमल्स के जो मसल्स होते हैं, जानवरों के जो मसल्स होते हैं और लीवर जो होते हैं कि जो सेल्स होते हैं उसमें ग्लाइकोजन वहाँ पे ये स्टोर होते हैं। स्टोर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं ग्लूकोज। तो वहाँ पर इसका क्या काम होता है, ग्लाइकोजन जब स्टोर होते हैं तो इट सर्व्स एज ए लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्वायर इन द बॉडी। तो वहाँ पर अगर ग्लूकोज जो एनिमल्स है उनके लीवर में वहाँ पर ये सेल्स में मौजूद होते हैं ग्लाइकोजन के तौर पर, तो ये ग्लाइकोजन ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स होता है बॉडी के अंदर। यानी अगर बॉडी को किसी भी जो ना ज़रूरत पड़ जाती है किसी एनर्जी की तो फिर वो वहाँ से ये एनर्जी वसूल करता है। इसके अलावा ये कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज, यानी जब बॉडी ग्लाइकोजन को यूज़ करता है तो फिर वो क्या करता है, यानी ग्लूकोज को यूज़ करता है एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो वो जो है तो उसको दोबारा फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। यानी ये जो है ये ग्लूकोज यहाँ पर ग्लाइकोजन की सूरत में यहाँ पर स्टोर होता है लीवर में। तो अब ये जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है यानी किसी वजह से एनिमल्स को खाना न मिले, एनर्जी ना मिले, तो फिर वो यही जो ग्लाइकोजन है इसको यूज़ करता है और इस ग्लाइकोजन को दोबारा फिर उसको यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो बैक कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज व्हेन नीडेड, जब जरूरत होती है। इसी तरह प्लांट्स स्टोर एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट भी जो है जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो स्टार्च की सूरत में इनको स्टोर करते हैं एनर्जी को। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो जहाँ पर ये जो है सेलुलोज इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वुड फॉर हाउसिंग फर्नीचर एंड हीटिंग पर्पजेस। सेलुलोज के वुड लकड़ी जो होती है उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो लकड़ी में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो लकड़ी जो है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, उससे फर्नीचर बनाते हैं और जलाने के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है सेलुलोज यानी ये क्या है, इनका भी हम इस्तेमाल है रोज़मर्रा लाइफ में। इसी तरह सेलुलोज इज यूज्ड टू मेक पेपर एंड वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री। तो ये जो सेलुलोज है इसको हम कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो लकड़ी होती है उससे हम जब वुड पल्प निकालते हैं यानी तो उससे फिर हम कागज़ बनाते हैं इंडस्ट्री में। तो सेलुलोज का इस्तेमाल फिर क्या होता है, कागज़ बनाने के लिए भी पेपर इंडस्ट्री में उनका इस्तेमाल होता है। इसी तरह सेलुलोज इज यूज्ड इन दी कॉटन इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लॉथ्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सेलुलोज जो है ये हम यानी कि कपड़े वगैरह भी हम सेलुलोज से बनाते हैं, यानी क्योंकि सेलुलोज कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ होता है जहाँ पर कपड़े वगैरह इनसे बनाए जाते हैं। तो इसी तरह जो constipation and diarrhea are mainly controlled by the use of fibers which are carbohydrates। तो constipation जो है और डायरिया ये भी मोस्टली जो है ना हम कंट्रोल करते हैं फाइबर के इस्तेमाल से जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी अगर हम डायरिया हो जाए या कोई कंस्टिपेशन हो जाए यानी कि तो हम फिर क्या करते हैं, फाइबर का इस्तेमाल करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये उनका इस्तेमाल है कार्बोहाइड्रेट्स का। आगे ये प्रोटीन्स आ रहे हैं तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे या लेक्चर में।
हम पढ़ेंगे तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन्स को पढ़ेंगे। So thanks for watching.